गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जो आज आप लोगों को वीडियो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, चलिए ये एक ईडियम एंड फ्रेजेस का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाते हैं और उस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पुट ऑन भी होते हैं, लेकिन बच्चे वो भूल जाते हैं ईडीएम अक्सर। तो आज हम लोग उसी के ऊपर कुछ वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो से हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो जो पहला ईडीएम आ रहा है वो आ रहा है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट ये ईडीएम एक पुराने ज़माने में जब एनीस्थीसिया नहीं आया था तब बाइट द बुलेट ईडीएम बहुत यूज़ होता था। तो जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई सर्जरी अगर हो रही है, कोई भी व्यक्ति की कोई भी सर्जरी अगर हो रही है, तो अगर उस सर्जरी में इतना पेन होता था, आज क्या होता है एनेस्थीसिया दे देते हैं। आज क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया दे दिया तो उससे जो दर्द होता है वो पता ही नहीं चलता है, स्वेलिंग आ जाती है उस जगह के ऊपर। जैसे दांत निकलवाने जाइए आप या रूट कैनाल करवाइए या ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया कर देते हैं उतनी जगह पे। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक बुलेट जो है वो उनके दांतों में फंसा दी जाती थी। तो दांत का पेन इतना ज़्यादा होता था कि उसको अपने जो सर्जरी जिस जगह पे हो रही है उस जगह का पेन याद ही नहीं रहता था। इसीलिए ये वाला ईडीएम सक्सेस हुआ, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू इंड्योर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, किसी ऐसी चीज़ को झेलना जिसको झेलना नामुमकिन हो। बाइट द बुलेट ईडीएम वहीं से आया है। दूसरा ईडीएम आ रहा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस ये जो ईडीएम आया है, ये ईडीएम पहले के ज़माने में हमारे पास जंबो प्लेन्स या जंबो जेट्स तो होते नहीं थे। तो पहले ज़माने में हम लोगों के पास क्या था कि समुंदर के सहारे हम लोगों के जहाज़ आते थे। आज भी बड़े बड़े बंदरगाह पे बड़े बड़े जहाज़ लाखों कारें हज़ारों कारें ले करके आते हैं, क्योंकि इतना हम लोग प्लेन से नहीं ला सकते और महंगा भी पड़ता है। तो आज भी अभी मुंबई में जो देखा होगा आपने इंजेक्शंस पकड़े गए हैं, वो भी तो समुंदर के सहारे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो ये जो टाइम था तो वहाँ पर क्या होता था कि जो देश के जो और जो देशों का जो एक्सपोर्ट सिस्टम था वो समुंदर के सहारे हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हुआ करते थे जहाँ पर बहुत ही ठंडा इलाका जहाँ पे होता था, वहाँ पे समुंदर में बर्फ़ जम जाती थी। अब जब समुंदर में बर्फ़ जम गई तो अब इनका जहाज़ आया और वो बर्फ़ में फंस गया। तो यहाँ के जो लोग, अब मान लो कि ये जहाज़ जो है किसी और कंट्री में जा रहा है, लेकिन इनकी कंट्री के लोग अपनी शिप लेकर के जाते थे और वहाँ पे बर्फ़ को तोड़ते थे ताकि इनका रास्ता बन जाए और ये अपने रास्ता बना करके अपना वहाँ वाले देश में जा करके उस सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब यही होता है टू एंड कॉन्फ्लिक्ट और इनिशिएट फ्रेंडशिप। यहीं से ये ईडीएम आया। ब्रेक द आइस मतलब एक अच्छा व्यवहार करना, बातचीत शुरू करना और लोगों की सहायता, सफलता और संपन्नता में काम आना। आमतौर पे जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो हमने बोला फाइनली आई एम ब्रेकिंग द आइस मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद यू। अब ईडीएम नंबर 3 आ रहा है बटर समवन अप। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग भगवान की मूर्ति पे, किसके ऊपर, भगवान की मूर्ति पे, भगवान की मूर्ति के ऊपर जो मक्खन होता है, क्या होता है, मक्खन, भगवान की मूर्ति के ऊपर मक्खन के गोले मारते थे। जैसे कि कोई भी मूर्ति बना दी जिसकी वो पूजा करते हैं, उस मूर्ति के ऊपर वो मक्खन के गोले मारते थे और दुआ मांगते थे कि भगवान मेरी ये दुआ कबूल कर लो। जैसे कि आज चादर चढ़ाई जाती है, दूध शिवलिंग पे डाला जाता है, वैसे उस ज़माने में लोग मक्खन की गोलियां बना बना करके लोग भगवान के ऊपर फेंकते थे। उसी से ये ईडियम आया है बटर समवन अप।
एक्चुअली होता क्या है कि लोग कहते हैं नहीं मक्खन लगा रहे हो हमको। मक्खन लगाने का मतलब ये होता है किसी की चापलूसी करना या किसी से कोई अपना काम निकलवाना। ये ईडियम आया कहाँ से? ये वहीं से ईडियम आया है। भगवान की मूर्ति पे उस जमाने पे मक्खन की गोलियां मारी जाती थी। चौथा आया है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग का मतलब पहले ज़माने में ये होता था जब कोई व्यक्ति कोई बहुत झूठ बोलता था, धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहुत झूठ बोला करता था, तो उस केस में उसकी ज़बान काट करके बिल्लियों को खिला दी जाती थी। तो अब जब कभी भी मोहल्ले में या कहीं पर कोई व्यक्ति गूंगा हो जाता था तो लोग पूछते थे कैट गॉट योर टंग। इट मीन्स कैट गॉट योर टंग का मतलब होता था कि क्या बिल्ली ने तुम्हारी ज़बान खा ली, मतलब तुम्हें गूंगे हो गए हो क्या। तो कैट गॉट योर टंग का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। अब ये कैसे ईडियम आया? पहले के ज़माने में समुद्री हमले हुआ करते थे, समुद्री हमले। तो जब समुद्री हमला हो रहा था तो दूसरी वाली पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए, सिग्नल दिया कि हम लोग हार मान रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो इस जहाज़ का जो कैप्टन था उसने अपने सेना से कहा कि देखो वहाँ पर सिग्नल आ गया है और सिग्नल देखो और हमला बंद कर दो। तो जो ये वाला सेनापति था उसने जो टेलीस्कोप था जिससे सिग्नल देखा जाता था दूर पे, वो अपनी बंद आंखों पे लगा लिया। जैसे कि एक आंख बंद करके हम लोग देखते हैं ना दूसरी खुली आंख से, तो उसने क्या करा, खुली आंख को तो छोड़ दिया, बंद आंख से देखा तो उसको सिग्नल दिखा ही नहीं और उसने हमला जारी रखा और उन लोग को तबाह कर दिया। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब यही हुआ टू इग्नोर समथिंग और कंटिन्यू योर वर्क। छठा नंबर बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, हैचेट माने होता है हथियार। पहले के ज़माने में जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब सुलह हो जाएगी, तो उस ज़माने में जब सुलह होती थी दो मोहल्लों या दो देशों के बीच में, तो वहाँ के लोग एक कब्रिस्तान बनाया था, उस कब्रिस्तान में जाकर के अपने हथियार गाड़ देते थे ताकि अगली बार अगर युद्ध हो तो हम लोगों के पास हथियार ही नहीं होंगे तो कुछ हो। जैसे अब आज के टाइम में क्या है, अब पाकिस्तान ये बोले कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया कहेगा मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना कहेगा मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका कहेगा मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो हर आदमी आमादा रहेगा लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर झगड़ा हो गया है तो तत्काल जाकर के वो अपने जितने भी हथियार होते थे वो जाकर के दफना दिया करते थे। क्यों? कि ताकि आगे अगर झगड़ा करने का दिल भी चाहे तो हम लोगों के पास हथियार ही नहीं होंगे तो झगड़ा आगे करने की दिमाग में आएगी ही नहीं। बरी माने होता है दफनाना, दफनाना, बरी माने होता है दफनाना, किसी को कब्र में गाड़ना। वैसे ही ग्रेवयार्ड कहते हैं हम लोग उस जगह को जहाँ पे दफनाया जाता है। पायर माने कहते हैं हम लोग चिता को, जो आजकल चिता जल रही हैं लखनऊ में या जहाँ पर भी, उसे कहते हैं चिता। और जो व्यक्ति कब्र को खोदता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेव डिगर। क्या कहते हैं? ग्रेव डिगर, कब्र खुदा उसको कहते हैं हम लोग। चलिए, कॉट रेड हैंडेड, इस ईडियम से तो आप लोग भले भांति परिचित होंगे। कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना। अब हम लोग तो यहाँ पर अपने यूपी में, लखनऊ में या इंडिया में तो ये बात ही वॉज कॉट रेड, इसका मतलब रंगे हाथ पकड़ गया। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, लोगों के जानवर चुरा ले जाते थे। तो जानवर चुरा ले जाते थे तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी किसी के जानवर चुरा ले गया। अब वो जानवर जब उसके चुरा ले गया तो वो इत्तेफाक से उसको ज़िबा कर रहा था। ज़िबा करने का मतलब था काट रहा था। तो पुलिस पहुंच गई तो पुलिस ने देखा कि उसके हाथ में उस जानवर का खून लगा हुआ था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है, कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या हुआ कि मतलब अब उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि जानवर वहाँ पे मरा पड़ा था और उसके हाथ में लाल खून लगा था। तो टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कॉट रेड हैंडेड। आठवां ईडियम आ रहा है गिव द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, दावतें होती थी
तो दावतों में जो गरम गरम खाना होता था, वो गरम गरम खाना जो सम्मानित लोग होते थे उनको दिया जाता था। जैसे कि आज हम ही लोग के घर में जब खाना आना होता है तो माता गरम गरम रोटियां हम लोगों को खिलाती हैं, गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के देती हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था, क्योंकि अंग्रेज़ों के तरफ से ये इडियम्स बने तो वो लोग नॉनवेज भी खाते थे, तो अच्छे अच्छे पीसेस रोस्ट किए हुए तो वो सम्मानित व्यक्ति को दिए जाते थे। और जिस्म का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, जहाँ पे गोश्त नहीं होता है जानवर के, वो होता है शोल्डर। तो वहाँ पर शोल्डर को निकाल के रख दिया जाता था, क्योंकि ये शोल्डर तो वो इंसानों को देंगे नहीं, अच्छे लोगों को, तो वो उठा करके उन लोग को दिया जाता था जो लोग गरीब गुरबा परेशान होते थे। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब यहाँ पे वहीं से आया, गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब आया डिसरिगार्डिंग समवन, किसी को मतलब किसी की अपमान करना, किसी को मतलब किसी की छवि खराब करना या किसी का बेइज्जती करना, वहाँ से ये आया है गिव द कोल्ड शोल्डर। लेट वंस हेयर डाउन, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कोई औरत कहीं पे काम करने के लिए जाती थी, तो आज भी आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे या जो एयर हॉस्टेस होती हैं, या धोनी मूवी में देखा होगा आपने जो साक्षी बनी है, तो वो लोग अपने बाल्स को बहुत अच्छे से पिन करके रखती हैं। तो जो अपना जूड़ा वूड़ा होता था उनको बहुत पिन विन लगा करके रखती थी। तो जब वो अपने घर आती थी तो वो क्या करती थी, अपने बालों को खोल देती, क्योंकि बालों में भी पसीना आता है ना, फिर उसको नहाती थी। तो उस ज़माने में लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता था कि टू रिलैक्स और बिहेव इन एन अनइनहिबिटेड मैनर, इसका मतलब बुरे मैनर में माना जाता था। तो क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के बाल खुले हुए हैं तो इसका मतलब उसको डिसहेबल्ड कहते थे। क्या कहते थे? डिसहेबल्ड। अब डिसहेबल्ड का मतलब आज क्या होता है? आज डिसहेबल्ड का मतलब होता है अनटाइडी, गंदा। और उस टाइम पे डिसेबल्ड का मतलब होता था, डिसेबल्ड हेयर का मतलब होता था खुले हुए बाल, जो बिल्कुल मतलब पिन सिंस ना लगी हुई हो। तो इफ़ समबडी सेज यू लेट योर हेयर डाउन, इट मीन्स इंजॉय, रिलैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मतलब इतना मतलब कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम बाल बांध करके रखें, आराम करो, इंजॉय करो, घर के ऊपर हो। पुल समवंस लेग, ये तो टांग खींचना तो आपने हिंदी में समझ जाएंगे, पेपर में अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि किसी की टांग खींचना का मतलब हम लोगों के इंडिया में होता है। टांग खींचने का मतलब होता है किसी से मजाक करना, किसी पे कटाक्ष या किसी पे मजाक करना या किसी की कमियों के ऊपर हमला करना। लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि रोड के ऊपर तार बांध देते थे, और जब कोई आदमी निकलता था तो वो उस तार से फंस के गिर जाता था। तो जैसे ही गिरता था तो चोर आकर के वहाँ पर उसको लूट लिया करते थे। तो जब उसको लूट लेते थे तो वहाँ पर से ही ये ईडियम आया। पुल समवंस लेग का मतलब होता है टू ट्रिक और फूल समवन, किसी को परेशान करना। आशा करते हैं आपको ये 10 ईडियम की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं।